संचलन जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जंतुओं एवं पादपों में अनेकों तरह के संचलन होते हैं। अमीबा सदृश एक कोशिक जीव में जीवद्रव्य का प्रवाही संचलन इसका एक साधारण रूप है। कई जीव पक्षमाभ, कशाभ एवं स्पर्शक द्वारा संचलन दर्शाते हैं। मनुष्य अपने पाद, जबड़े, पलक, जिह्वा आदि को गतिशील कर सकता है। कुछ संचलनों में स्थान या अवस्थिति परिवर्तन होता है। ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं। टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना, तैरना आदि सभी गमन या संचलन के ही कुछ रूप हैं। चलन संचलनों का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम में पक्षमाभ भोजन की कोशिका, प्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों कार्य होते हैं। हाइड्रा अपने स्पर्शक शिकार पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। हम अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं और चलन के लिए भी। उपर्युक्त प्रेक्षणों से संकेत मिलता है कि गति और चलन का पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दोनों के संबंध को इस उक्ति में समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन गति होते हैं, लेकिन सभी गति चलन नहीं है। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति की गति और आवास के अनुकूल बदलते हैं। फिर भी चलन की क्रिया प्रायः भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं, भक्ष्यों से पलायन के लिए की जाती है। 17.1 गति के प्रकार। मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की गति दर्शाती हैं, यथा अमीबीय, पक्षमाभी एवं पेशीय। अपने अध्याय 8 में पढ़ा है कि पक्षमाभ एवं कशाभिका कोशिका झिल्ली की अभिवृद्धि हैं। कशाभिका गति शुक्राणुओं को तैरने में सहायता करती है। स्पंज के नाल तंत्र में जल संचरण को बनाए रखती है तथा युग्लिना जैसे प्रोटोजोआ में चलन का कार्य करती है। हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे महाभक्षकाणु, मैक्रोफेजेस और श्वेतरेणु, ल्यूकोसाइट्स रुधिर में अमीबीय गति प्रदर्शित करती हैं। यह क्रिया जीवद्रव्य का प्रवाही गति द्वारा कूटपाद बनाकर की जाती है। अमीबा सदृश कोशिका कंकाल तंत्र जैसे सूक्ष्म तंतु भी अमीबीय गति में सहयोग करते हैं। हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में जो पक्षमाभ उपस्थिति से आस्तारित होते हैं, पक्षमाभ गति होती है। श्वास नली में पक्षमाभों की समन्वित गति से वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों एवं बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है। मादा प्रजनन मार्ग में डिंब का परिवहन पक्षमाभ गति की सहायता से ही होता है। हमारे पादों, जबड़ों, जिह्वा आदि की गति के लिए पेशीय गति आवश्यक है। पेशियों के चलन के गुण का प्रभावी उपयोग मनुष्य और अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों के चलन और अन्य प्रकार की गतियों में होता है। चलन के लिए पेशीय कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समन्वित क्रिया की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में आप पेशियों के प्रकार, उनकी संरचना, उनके संकुचन की क्रियाविधि और कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानेंगे। 17.2 पेशी। पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसकी उत्पत्ति अध जनस्तर से होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर का भार का 40-50% हिस्सा पेशियों का होता है। इनके कई विशेष गुण होते हैं, जैसे उत्तेजनशीलता, प्रसार्य एवं प्रत्यास्थता। पेशियों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे स्थान, रंग, रूप और उनकी क्रिया को नियंत्रण पद्धति। स्थान के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। -1 कंकाल, II अंतरांग और II हृदय। कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियां दिखती हैं, अतः इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। चूंकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती हैं। अंतरांग पेशियां शरीर के खोखले अंतरांगों जैसे आहार नाल, जनमार्ग आदि की भीतरी भित्ति में स्थित होती हैं। ये अरेखित और चिकनी दिखती हैं, अतः इन्हें चिकनी पेशियां अरेखित पेशी कहते हैं। इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए ये अनैच्छिक पेशी कही जाती हैं। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक गेमीट के अभिगमन, परिवहन में सहायता करती हैं। जैसा कि नाम से विदित है, हृद पेशियां हृदय की पेशियां हैं। कई हृदपेशी कोशिकाएं हृदपेशी के गठन के लिए शाखावत रचना में एकत्रित हो जाती हैं। रंग रूप के आधार पर हृदपेशियां रेखित होती हैं। ये अनैच्छिक स्वभाव की होती हैं क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता। कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रियाविधि को समझने के लिए हम इसका विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक संकाल पेशी कई पेशी बंडलों लिकाओं फैसिकल्स की बनी होती है, जो संयुक्त रूप से कोलेजिनी संयोजी ऊतक स्तर से घिरे रहती हैं, जिसे सपट फैशिया कहते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। चित्र 17.1। प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से आस्तारित होता है, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। पेशी रेशा एक बहुकोशिकीय है क्योंकि पेशी द्रव्य सार्कोप्लाज्म में कई केंद्रक होते हैं। अंतःद्रव्य जालिका अर्थात पेशी रेशों के पेशी द्रव्य जालिका सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है।
पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है, जिसे पेशी तंतु, मायोफिलामेंट या पेशी तंतुक, मायोफाइब्रिल कहते हैं। प्रत्येक पेशी तंतुक में क्रमवार गहरे एवं हल्के पट बैंड होते हैं। पेशी रेशा के विस्तृत अध्ययन में ये स्थापित कर दिया है कि इनका रेखित रूप दो प्रमुख प्रोटीन माइनस एक्टिन और मायोसिन के विशेष प्रकार के वितरण के कारण होता है। हल्के बैंडों में एक्टिन होता है, जिसे I- बैंड या समदैशिक बैंड कहते हैं, जबकि गहरे बैंडों को A- बैंड या विषमदैशिक बैंड कहते हैं, जिसमें मायोसिन होता है। दोनों प्रोटीन क्षणनुमा संरचनाओं में परस्पर समानांतर पेशी रेशा के अनुदैर्ध्य अक्ष के भी समानांतर व्यवस्थित होते हैं। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं की तुलना में पतले होते हैं, अतः इन्हें क्रमशः पतले एवं मोटे तंतु कहते हैं। प्रत्येक I बैंड के मध्य में इसे द्विभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है, जिसे Z- रेखा कहते हैं। पतले तंतु Z रेखा से दृढ़ता से जुड़े होते हैं। A बैंड के मोटे तंतु A बैंड के मध्य में एक पतली रेखा में झिल्ली, जिसे M रेखा कहते हैं, द्वारा जुड़े होते हैं। पेशी रेशों की पूरी लंबाई में A और I बैंड एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दो अनक्रमित Z रेखाओं के बीच स्थित पेशी रेशा का भाग एक संकुचन कार्य इकाई बनाता है, जिसे सार्कोमियर कहते हैं। चित्र 17.2 विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे दोनों ओर के मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर अतिव्यादित होते हैं। पतले तंतुओं के सिरे मोटे तंतुओं के सिरों के बीच में पाए जाते हैं। मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग, जो पतले तंतुओं से अतिच्छदित नहीं होता, H क्षेत्र कहलाता है। 17.2 एक संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। प्रत्येक एक्टिन पतले तंतु दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित दो F- तंतुमय एक्टिनों का बना होता है। प्रत्येक F- एक्टिन जेल में चटजी गोलाकार एक्टिन इकाइयों का बहुलक है। एक दूसरे प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु F- एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में जाते हैं। एक जटिल प्रोटीन ट्रोपोनिन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर पाई जाती है। विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढककर रखती है। चित्र 17.3 प्रत्येक मायोसिन मोटे तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन है। कई एकलकों की प्रोटीन, जिसे मेरोमायोसिन कहते हैं, चित्र 17.3 एक मोटा तंतु बनाती है। प्रत्येक मेरोमायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, -1 छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर तथा एक पूंछ। सिर को भारी मेरोमायोसिन HM और पूंछ को हल्का मेरोमायोसिन LMM कहते हैं। मेरोमायोसिन अवयव अर्थात सिर एवं छोटी भुजा पर नियत दूरी तथा आपस में एक नियत दूरी नियत कोण पर A तंतु पर बाहर की तरफ उभरे होते हैं, जिसे क्रॉस भुजा क्रॉस आर्म कहते हैं। गोलाकार सिर एक सक्रिय ATPase एंजाइम है, जिसमें ATP के बंधन स्थान तथा एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं। 17.2 पेशी संकुचन की क्रियाविधि। पेशी संकुचन की क्रियाविधि को सर्पितंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है, जिसके अनुसार पेशीय रेशों का संकुचन पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। केंद्रीय तंत्रिका प्रेरक तंत्रिका द्वारा एक संकेत प्रेषण से पेशी संकुचन का आरंभ होता है। एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इससे पेशीय रेशे एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। प्रेरक तंत्रिका और पेशीय रेशा के सार्कोलेमा की संधि को तंत्रिका पेशीय संगम या प्रेरक अंत्यपट्टिका कहते हैं। इस संगम पर एक तंत्रिका संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचारी एसिटिलकोलिन मुक्त होता है, जो सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। यह समस्त पेशीय रेशों पर फैल जाता है, जिससे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि से एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई से कैल्शियम बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। ATP के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं। चित्र 17.4 इस बंध से जुड़े हुए एक्टिन तंतुओं A- बैंड के केंद्र की तरफ खींचते हैं। इन एक्टिनों से जुड़ी हुई A- रेखा भी अंदर की तरफ खिंच जाती है, जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है, अर्थात संकुचित हो जाता है। ऊपर के चरणों से स्पष्ट है कि पेशी के छोटा होते समय अर्थात संकुचन के समय I बैंडों की लंबाई कम हो जाती है, जबकि A बैंडों की लंबाई ज्यों की त्यों रहती है। चित्र 17.5 ADP और P मुक्त कर मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाता है। एक नए ATP के बंधने से क्रॉस सेतु टूटते हैं। चित्र 17.4 मायोसिन शीर्ष ATP को अपघटित कर पेशी के और संकुचन के लिए क्रिया दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका का संवेग समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा CA जोड़ के अवशोषण से एक्टिन स्थल पुनः ढक जाते हैं। इसके फलस्वरूप Z रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस हो जाती हैं, अर्थात शिथिलन हो जाता है। विभिन्न पेशियों में रेशा की प्रतिक्रिया अवधि में अंतर हो सकता है।
पेशियों के बार बार उत्तेजित होने पर उनमें ग्लाइकोजन के अवायवी विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है, जिससे थकना होती है। पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला लाल रंग का एक मायोग्लोबिन होता है। कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वे लाल रंग के दिखते हैं। ऐसी पेशियों को लाल पेशियां कहते हैं। ऐसी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती हैं, जो एटीपी के निर्माण हेतु उनमें भंडारित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकती हैं। इसलिए इन पेशियों को वायवी पेशियां भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जिससे वे हल्के रंग की अथवा श्वेत प्रतीत होती हैं। ये श्वेत पेशियां हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो अल्पसंख्यक होती हैं, लेकिन पेशी द्रव्य जालिका अत्यधिक मात्रा में होती है। ये अवायवी विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती हैं। 17.3 कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियां हैं। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पना कीजिए, जब बिना जबड़ों के भोजन चर्वण करना पड़े और बिना पाद अस्थियों के टहलना हो। अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति में अस्थियां कठोर होती हैं, जबकि कॉन्ड्रोटिन कॉन्ड्रॉइड लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनम्य प्लायबल बनाते हैं। मनुष्य में ये तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। इसे दो मुख्य समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल एवं उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं, जो शरीर की मुख्य अक्ष पर वितरित होती हैं। करोटी, मेखदंड, उरोस्थि, स्टर्नम और पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती हैं। करोटी चित्र 17.6 अस्थियों के दो समुच्चय कपालीय, क्रेनियल और आनन फेशियल से बना है, जिनका योग 22 है। कपालीय अस्थियों की संख्या 8 होती है। ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण कपाल को बनाती हैं। आन्य भाग में 14 कंकालीय अवयव स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, जो करोटी के सामने का भाग बनाते हैं। एक यू आकार की एकल अस्थि हायोइड मुख गुहा के नीचे स्थित होती है। ये भी कपाल में ही सम्मिलित है। प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती हैं, मैलियस, इंकस एवं स्टेपीज। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहते हैं। कपाल भाग करोटिक दंड के अग्र भाग के साथ 2 अनुकरोटिक अस्थिकंदों ऑक्सिपिटल कंडाइल्स की सहायता से संधियोजन करता है, द्विक्रोटीय डाइकोडाइलिकल। हमारा करोटिक दंड चित्र 17.7 क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित 26 इकाइयों का बना है, जिन्हें कशेरुक कहते हैं। ये कपाल के आधार से निकलता और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला तंजकोय नाल होता है, जिससे होकर मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। प्रथम कशेरुक एटलस है और ये अनुपाल अस्थिकंदों के साथ संधियोजन करता है। करोटिक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर ग्रीवा 7, वक्षीय 12, कटी 5, त्रिक संरूपी 1 संयोजित और अनुत्रिक 1 संयोजित कशेरुकों में विभाजित होता है। ग्रीवा कशेरुकों की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में 7 होती है। कशेरुक दंड मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है, सिर का आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। उरुस्थि स्टर्नम वक्ष की मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि है। पसलियां रिब्स की 12 जोड़ियां होती हैं। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है, जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड और अधर भाग में उरोस्थि के साथ जुड़ी होती है। इसके पृष्ठ सिर पर 2 संधियोजन सतह होती हैं, जिसके कारण इसे द्विशिरस्थ बाइसेफेलिक भी कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। पृष्ठ में ये वक्षीय कशेरुक और अधरीय भाग में उरोस्थि से काचाब उपास्थि हाइलाइन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती हैं। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां उरोस्थि के साथ सीधे संधियोजित नहीं होती, बल्कि काचाब उपास्थि के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ती हैं। इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल कूट पसलियां कहते हैं। पसलियों की अंतिम 2 जोड़ियां 11वीं और 12वीं अधर में जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए इन्हें प्लावी पसलियां फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। वक्षीय कशेरुक पसलियां और उरोस्थि मिलकर पसली पंजर रिब केज की संरचना बनाते हैं। चित्र 17.8 पादों की अस्थियां उपांगीय कंकाल बनाती हैं। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। अग्रपाद भुजा की अस्थियां हैं, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ला। कार्पल्स कलाई की अस्थियां माइनस संख्या में 8, मेटाकार्पल्स हथेली की अस्थियां माइनस संख्या में 5 और फेलेंजेज अंगुलियों की अस्थियां माइनस संख्या में 14। चित्र 17.9 फीमर उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि, टीबिया और फिबुला। टार्सल टखनों की अस्थियां संख्या में 7, मेटाटार्सल संख्या में 5 और अंगुल अस्थियां फेलेंजेज। चित्र 17.10 कप के आकार की एक अस्थि, जिसे पटेला कहते हैं, घुटने को अधर की ओर से ढकती है। घुटना फलक। अंश और श्रोणी मेखला अस्थियां अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र एवं पश्च पादों के बीच संधियोजन में सहायता करती है। प्रत्येक मेखला के 2 अर्धभाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लैविकल एवं एक स्कैपुला होती है। चित्र 17.9 स्कैपुला वक्ष के पृष्ठभाग।
में दूसरे एवं 7वीं पसली के बीच स्थित एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि है। इस स्कैपुला के पृष्ठ के चारों तरफ त्रिभुजाकार भाग में एक उभार कटक, एक विस्तृत चपटे प्रवर्त के रूप में होता है, जिसे एक्रोमिन कहते हैं। क्लेविकल इसके साथ संधियोजन करती है। एक्रोमिन के नीचे एक अवनमन, जिसे ग्लिनॉइड गुहा कहते हैं, ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधे की जोड़ बनाने के लिए संधियोजन करती है। प्रत्येक क्लाविकल एक लंबी पतली अस्थि है जिसमें 2 वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को सामान्यतः जत्रुक कॉलर बोन कहते हैं। श्रोणी मेखला पेल्विक गर्डल में 2 श्रोणी अस्थियां होती हैं। चित्र 17.10। प्रत्येक श्रोणी अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनी होती है, इलियम, इश्चियम और प्यूबिस। इन अस्थियों के संधियोजन स्थल पर एक गुहा एसिटाबलम होती है, जिससे उरु अस्थि संधियोजन करती है। अधर भाग में श्रोणी मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक संलयन प्यूबिक सिम्फिसिस बनाते हैं, जिसमें रेखदार उपास्थि होती है। 17.4 संधियां या जोड़। संधियां या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक हैं, जिनमें शरीर की अस्थियां सहभागी होती हैं। चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। जोड़ अस्थियों अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि का संधि स्थल है। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है। यॉर्ड जोड़ों आलंब फुलक्रम का कार्य करते हैं। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है। जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे रेशीय, उपास्थीयुक्त और साइनोवियल सायन। रेशीय जोड़ किसी प्रकार की गति नहीं होते। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां, जो घने रेशीय संयोजी ऊतक की सहायता से सीवन सूचर्स के रूप में कपाल बनाने के लिए संधियोजित होती हैं। उपास्थीय युक्त जोड़ में अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती हैं। कशेरुक दंड में 2 निकटवर्ती कशेरुकों के बीच इसी प्रकार के जोड़ हैं, जो सीमित गति होते हैं। साइनोवियल जोड़ की विशेषता 2 अस्थियों की संधियोजन सतहों के बीच तरल से भरी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति है। इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है। ये जोड़ चलन सहित कई तरह की गति में सहायता करते हैं। कुछ साइनोवियल संधियां ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच कंधा संधि, पुटना संधि, धुराग्र संधि, पाइवट संघी माइनस एटलस और अक्ष के बीच, विसर्पी संधि, ग्लाइडिंग संधि कार्पल्स के बीच और सैडल जोड़ अंगूठे के कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच इनके कुछ उदाहरण हैं। 17.5 पेशीय और कंकाल तंत्र के विकार। मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है। पेशीय दुष्पोषण मस्कुलर डिस्ट्रोफी विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहासन। अपतानिका टेटनी शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन। संधि शोथ आर्थराइटिस जोड़ों की शोथ। अस्थि सुषिरता ऑस्टियोपोरोसिस यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक है। गाउट जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों की शोथ।